हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 136। इससे पहले इस कहानी के 135 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब तक आप सबने पढ़ा था। रुद्र ने भी लैपटॉप को बंद करके एक तरफ रख दिया और किट्टू की बाजू पकड़कर वो अपने सामने बैठा लिया। उसने भी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे बहुत ही प्यार से सब्जी में लगाया और किट्टू की ओर बढ़ा दिया। किट्टू ने भी बहुत ही प्यार से वो निवाला खा लिया और फिर बहुत ही मासूमियत से बोलती है कि आप भी अब जल्दी से खाना खा लीजिए, उसके बाद सो जाना, थोड़ा सा आराम कर लेना। और वैसे भी कल से तो फिर से आपको ऑफिस के लिए चले जाओगे ना, फिर जरा सा भी आराम नहीं करना रहता है आपको। इतना आप सभी लोग देख चुके थे, तो चलिए देखते हैं आगे अब क्या होता है। रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर किट्टू बोलती है कि अब जल्दी से खाना खाते रहिए। किट्टू बोलती है कि अच्छा ठीक है, ये तो बताइए ना आपने वहाँ पर क्या क्या किया था। मतलब वहाँ पर शॉपिंग की थी, कहाँ कहाँ पर घूमे थे आप, क्या क्या किया आपने। रुद्र बोलता है कि मैं वहाँ पर घूमने नहीं गया था, काम करने के लिए गया था। ऑफिस से होटल, होटल से ऑफिस, बस इतना कहकर उसने भी खाने की प्लेट किट्टू की ओर बढ़ा दी, क्योंकि वो खाना खा चुका था। किट्टू ने भी बहुत ही प्यार से प्लेट को पकड़ा और फिर बोलती है कि अब आप ना सो जाइए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे भी रात को सीमा आंटी और सुरेश अंकल यहाँ पर आ रहे हैं, फिर उनके साथ भी तो बैठना पड़ेगा आपको। अब जल्दी से आराम कर लीजिए आप। इतना कहकर किट्टू वहां से जाने लगती है। तो किट्टू भी अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तभी रुद्र बोलता है कि तुम्हें मुझसे शिकायत नहीं है। मैं जब गया था तुम्हें बहुत ज़्यादा डांट कर गया था, मतलब गुस्सा करके गया था। किट्टू थोड़ा सा उदास हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने भी अपनी उदासी को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया और फिर बहुत ही प्यार से पलट कर बोलती है कि नहीं, गुस्सा क्यों होंगे भला, मैं क्यों आपसे गुस्सा होने लगी। ये सब तो हर हस्बैंड वाइफ में चलता रहता है ना। तो वैसे मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है इन सब चीज़ों में, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सारी बातों को समझ रही हूँ कि ये सब तो बस लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब आप सो जाइए बिना किसी फिक्र के। मैं भी ना आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, वैसे भी आपसे नाराज़ होकर जाऊँगी कहाँ मैं। मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। बेकार में इतनी ज़्यादा जिद करने लगी, मतलब मुझे पहले पता नहीं था कि आज से पहले किसी ने भी जिद नहीं पूरी की थी मेरी। अपने आप ही सोचकर मैं बैठ गई थी कि शायद आप मेरी जिद को पूरा करेंगे, और इसीलिए मैं उस दिन इतनी ज़्यादा जिद करने लगी थी आपसे। लेकिन आप इतने ज़्यादा बिजी रहते हो, इतना बड़ा बाहर संभालते हो आप ना, आप सो जाइए बिना किसी फिक्र के। इतना कहकर किट्टू भी चुपचाप से वहाँ से चली गई थी। गला भर आया था उसका, आंख भी हल्की हल्की सी नम हो गई थी। रुद्र कुछ देर तक दरवाजे की ओर निहारता रहता है और 10 मिनट तक रुद्र ऐसे ही चुपचाप से बैठा रहता है। उसे लग रहा था कि जैसे किट्टू वापस आएगी, लेकिन किट्टू वहां पर वापस नहीं आई थी। और शायद वो रुद्र को अब बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा था कि शायद रुद्र अब सो गया होगा। जब काफी देर तक किट्टू कमरे में नहीं आती है, तो रुद्र ने भी किट्टू को कॉल किया। किट्टू ने भी फ़ोन रिसीव किया और फिर रुद्र बोलता है कि क्या कर रही हो तुम। किट्टू ने कहा कि कुछ नहीं, असाइनमेंट बना रही हूँ, आपको कोई काम है क्या, और आप अभी तक सोई क्यों नहीं। रुद्र बोलता है कि तो फिर ठीक है, तुम कमरे में आकर बना लो ना। किट्टू ने भी बहुत ही प्यार से कहा कि अरे नहीं, आप सो जाइए ना, बहुत ज़्यादा थक गए होंगे आप, वहाँ आऊँगी तो आपको डिस्टर्ब होगा। रुद्र बोलता है कि मुझे सलाह मत दो, जो कह रहा हूँ वो मानो, कमरे में आओ। इतना कहकर उसने भी फ़ोन को कट कर दिया। थोड़ी ही देर में किट्टू भी कमरे के अंदर आ जाती है। रुद्र ने उसे अपने पास आने का धीरे से आंखों ही आंखों में इशारा किया, तो किट्टू भी आकर रुद्र के सामने बैठ गई थी। रुद्र बोलता है कि नाराज़ हो मुझसे। किट्टू ने हंसकर कहा कि अरे अभी तो बताया था ना आपसे, भला मैं क्यों आपसे नाराज़ होंगी, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। इतना कहकर वो भी रुद्र के थोड़ा सा और करीब गई और फिर बहुत ही प्यार से बोलती है कि अरे नहीं, नाराज़ हूँ मैं आपसे, मैं क्यों नाराज़ होंगी आपसे। रुद्र ने भी किट्टू के बाजू पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर उस पर अपनी पकड़ कसता हुआ बहुत ही प्यार से बोलता है कि बहुत ज़्यादा बुरा हूँ ना मैं, बहुत ज़्यादा बुरा पति हूँ ना, ना मैं तुम्हारी जिद को पूरी करता हूँ, ना ही तुम्हें ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ना ही तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी वक्त गुजारता हूँ, ना ही तुम्हें बचपन को एंजॉय करवाता हूँ। किट्टू की आंखें भी अब हल्की हल्की सी नम हो गई थी। वो भी हल्की नम आंखों से बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ये क्या फालतू की बातों को सोच रहे हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही जिद कर गई थी उस दिन, और फिर आपने मुझे थोड़ा सा डांट दिया था। इतना कहकर वो भी थोड़ा सा रुद्र से दूर हो जाती है और फिर बोलती है कि आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं, पहली बार थोड़ी ना डांटा है आपने, पहले भी तो आप कितना ज़्यादा डांटते थे मुझे। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता है आपके डांटने से।
रुद्र भी बहुत ही प्यार से बोलता है कि अच्छा किट्टू, कुछ पूछूं तो जवाब दोगी तुम? किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो रुद्र बोलता है कि सच सच बताना, तुमने मेरे साथ क्या क्या सपने देखे हैं? किट्टू बोलती है कि ऐसे तो कोई खास सपने नहीं देखे हैं मैंने आपके साथ। रुद्र बोलता है कि अरे कुछ तो सपने देखे होंगे ना तुमने। किट्टू बहुत ही प्यार से मासूमियत से बोलती है कि पहली बात तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी रुद्राक्ष प्रताप सिंह से हो जाएगी। मेरा तो ये सपना तक नहीं था जो मैं इसे देख पाती। रुद्र बोलता है लेकिन अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना मुझसे, उसके बाद कोई तो सपना देखा होगा ना। किट्टू भी रुद्र की आंखों में देखने लगती है। वो भी अब अपने सपने रुद्र को बताना चाहती थी। उसे हर एक चीज बताना चाहती थी अपने दिल की। रुद्र बोलता है कि रुको मत किट्टू, जो भी दिल में है ना बोल दो, बताओ तुमने मेरे साथ क्या क्या सपने देखे हैं? किट्टू ने भी बहुत ही प्यार से मासूमियत से और फिर धीरे से कहा कि कुछ ज़्यादा नहीं, बस मैं आपके साथ रेड कलर की साड़ी पहनकर पार्टी में जाना चाहती हूँ, आपके साथ ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, मैं आपका रात में डाइनिंग टेबल पर वेट करना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ। जब मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँ ना तब आप मुझे लेकर बाहर घुमाने के लिए चले जाएं और फिर मुझे बहुत ही प्यार से अपने हाथों से आइसक्रीम को खिलाएं। बस यही छोटे छोटे सपने हैं मेरे आपके साथ। रुद्र बोलता है कि मेरे साथ घूमना फिरना नहीं चाहती हो क्या? दुनिया नहीं देखना चाहती हो क्या? कोई ज्वेलरी लग्जरी लाइफ या फिर कभी कोई क्रूज पर नहीं जाना चाहती हो क्या? तुम्हें कोई गाड़ी या फिर लेटेस्ट मोबाइल या फिर और कोई चीज़ ऐसी खास नहीं चाहिए क्या? किट्टू भी एकदम से बोलती है कि सच बताऊं तो मैंने इतनी दूर का कभी नहीं सोचा है, मतलब थोड़ा सा औकात में ही सोचा है मैंने। आपको बताऊं पापा भी मुझसे पूछते हैं कि मुझे समझ नहीं आता है कि पापा को क्या बताऊं मैं, क्या कहूं मैं अपने पापा से। आप तो जानते ही हो ना कैसी ज़िंदगी थी मेरी, क्या ज़िंदगी गुजारी है मैंने। ऐसी ज़िंदगी में 2 वक़्त की रोटी भी ढंग से खा लेती ना तो फिर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। इतना सारा बड़ा-बड़ा मैंने तो कभी कोई सपना ही नहीं सोचा। रुद्र भी बेड पर लेट गया था, उसने भी किट्टू की बासी पकड़कर उसे अपने पास ही लेटा लिया था और फिर एक ही हाथ से उसे अपने सीने से समेटा हुआ था। तो अब सोचो ना कि तुम्हें क्या उन कौन से सपने पूरे करने हैं, अपने सपने को बड़ा कर लो। बताओ तुम्हें और क्या-क्या चाहिए किट्टू? रुद्र भी बहुत ही प्यार से बोलता है तो किट्टू बोलती है कि क्यों मजाक करते हैं, उस छोटी सी जिद पर तो आपने इतना सारा डांट दिया था मुझे। रुद्र ने भी नजरें नीचे करके किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू की आंखों में हल्का सा पानी आ गया था। रुद्र ने एक एक करके किट्टू की दोनों ही आंखों को बहुत ही प्यार से चूम लिया और फिर उसके गाल को अंगूठे से हल्के हल्के से रब करते हुए बोलता है कि सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो किट्टू, उस दिन सच में बहुत ही ज्यादा गुस्से में था मैं, तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। किट्टू की आंखों से एकदम से पानी लुढ़क गया था। वो भी बहुत ही ज़्यादा भरे हुए गले से बोलती है कि और फिर इतना ज़्यादा नाराज़ होकर कि मुझसे एक बार भी फ़ोन पर बात नहीं करी आपने, कोई मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया आपने। कोशिश करूँगी कि आज के बाद कोई भी गलती ना करूँ मैं आपके सामने, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपसे और अभी भी कह रही हूँ आपसे, मैं आपसे प्यार करूँ या ना करूँ मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करूँगी, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ मैं आपकी। ये जो मैं इस बड़े से लग्जरी कमरे में आपके कंधे पर सर रखकर लेटी हुई ना, ये बस आपकी वजह से ही हुआ है। ये जो मेरा इतना बड़ा सा कॉलेज में एडमिशन हुआ है ना, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी जो आज मेरे साथ है ना, सब कुछ आपकी वजह से, मतलब सारी चीज़ें आपने ही दी हैं मुझे। रुद्र बोलता है कि ये तो तुम मेरा एहसान मानती हो ना। किट्टू बोलती है कि अब आप कुछ भी समझ लीजिए इसे, लेकिन हुआ तो आपकी ही वजह से है ना ये सारी चीज़ें मेरे साथ। ये कहते हुए किट्टू का गला अब और भी ज़्यादा भर आया था और उसकी आंखें भी नम हो गई थी। रुद्र बोलता है कि किट्टू ऐसा क्या करूं मैं कि तुम मुझे माफ़ कर दो, बताओ ना। अगले ही पल किट्टू की आंसू की स्पीड एकदम से अब और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने भी अपने सिर को रुद्र के सीने में एकदम से छुपा लिया था और रोना शुरू कर दिया था। रुद्र भी समझ रहा था कि किट्टू अब कब से अपना रोना कंट्रोल कर रही थी और फाइनली अब रुद्र के थोड़ा सा प्यार से बात करने पर ही किट्टू को रोना आ गया था और वो जोर जोर से रोने लगी थी। किट्टू रोती रहती है और रुद्र की पकड़ उस पर एकदम से कसती चली गई थी। रुद्र कुछ नहीं बोलता है, बस किट्टू के बालों को बहुत ही प्यार से सहला रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा दिलासा दे रहा था। गलती तो रुद्र की भी थी उसमें, पहले तो उसने उसे बहुत ही ज़्यादा डांट कर वहाँ से चला गया और ऊपर से ना ही उसको फ़ोन किया और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई किया और फिर अपने साथ एक लड़की को लेकर भी उसके सामने आ गया था। ऐसे में एक बीवी रोएगी नहीं तो फिर क्या करेगी? ऐसे ही 10 मिनट गुजर गए थे। 10 मिनट के बाद रुद्र ने महसूस किया कि जैसे किट्टू रोते रोते ही सो गई है। रुद्र ने भी किट्टू की तरफ देखा, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून भी दिखाई दे रहा था और बहुत ही ज़्यादा मासूमियत भी। रुद्र ने अपनी पकड़ हल्की सी कस ली और फिर ब्लैंकेट से खुद को और किट्टू को कवर कर लिया।
और खुद भी आंखों को बंद कर लेता है और तभी रुद्र का फ़ोन धीरे धीरे रिंग करने लगता है। रुद्र ने भी अपना फ़ोन उठाया और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आलसी से आवाज़ में बोलता है कि माँ क्या हुआ है। संध्या बोलती है कि किट्टू कहाँ है, तुम्हें पता है क्या? रुद्र बोलता है कि मेरे बराबर में लेटी हुई है, सो गई है वो, क्यों कुछ काम था क्या? संध्या बोलती है कि नहीं, काम तो नहीं था, बस घर में दिखाई नहीं दे रही थी तो सोचा तुमसे पूछ लेती हूँ। सो जाओ, तुम भी आराम कर लो। इतना कहकर संध्या ने फ़ोन को कट कर दिया और फिर रुद्र भी किट्टू के साथ सो गया। तो वहीं दूसरी तरफ संध्या किचन में मौजूद थी। आज रात उसने सीमा और सुरेश दोनों को डिनर पर बुलाया था। वो अवनी की तरफ देखकर बोलती है कि अवनी, तुम्हारे माँ बाप पहली बार हमारे घर पर डिनर करने के लिए आएंगे तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। अवनी के हाथ में एक सेब था, उसने भी उस सेब में बाइट किया और संध्या की तरफ देखकर बोलती है कि आप बेकार में परेशान हो रही हो माँ, वो हमारे घर का पानी भी नहीं पियेंगे। अवनी की माँ बोलती है कि अब इन बातों का कोई भी नहीं मानता है बेटा, बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। अवनी ने भी सेब का दूसरा बाइट लिया और बोली कि सच बोल रही हूँ माँ, वो लोग हमारे घर का नहीं खाएंगे। सुबह मैंने माँ से बात की थी तो माँ ने कहा था कि अपनी सासू माँ से बोल देना कि हम लोग खाना वाना कुछ भी नहीं खाएंगे। संध्या कुछ कहती उससे पहले ही बाहर से संजय की आवाज़ आती है कि संध्या देखो कौन आया है, मेरा जुड़वा भाई गंजे। ये सुनकर तो संध्या और अवनी दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी थी। अवनी बोलती है कि पापा ये क्या कह रहे हैं? मम्मी, क्या आपका कोई देवर भी है क्या? संध्या बोलती है कि ये तो मुझे आज ही पता चला है कि मेरा कोई देवर भी है। लगता है कोई नया देवर पैदा हो गया है। चलो चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों ही बाहर की तरफ आ जाती हैं। दोनों ही इस वक्त गार्डन में खड़ी हुई थी। शुभ और निहाल दोनों ही सब्जी का ठेला खींचते हुए प्रताप हाउस के अंदर लेकर आ रहे थे। दिशा तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। अवनी के हाथ में अभी भी सेब था लेकिन उसकी नजरें तो नील पर ही टिकी हुई थी। नील जैसे तैसे अपने गमछे से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी अपने आप पर। फिर भी अवनी नील की तरफ ही देखे जा रही थी और नील वो नहीं चाहता था कि वो उसकी तरफ देखे। उसकी पत्नी उसे इस हालत में बिल्कुल भी पहचान ले। और तभी संजय बोलता है कि बहू रानी, ये मेरा जुड़वा भाई गंजे है। ये सुनकर तो सास बहू दोनों ही हैरानी से संजय की तरफ देखने लगती हैं। संध्या और अवनी दोनों ही हैरानी से संजय की तरफ देख रही थी। इतने में ही नील ने अवनी के हाथ से सेब ले लिया और उसे खाने लगा। ये देखकर तो दिशा की आंखें हैरानी से फैल गई थी। अगले ही पल उसने शुभ की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर उसके कान में बहुत ही प्यार से फुसफुसाते हुए बोला कि तुम्हारे पापा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये देखो कैसे घर की बड़ी बहू के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे ना अब इनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। दिशा इतने धीरे से फुसफुसा रही थी कि शुभ को भी अपने कान में गुदगुदी महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। दिशा भी पीछे हट गई थी और बोली कि सुना तुमने, मैंने क्या कहा है? तो शुभ ने बहुत ही प्यार से दिशा की तरफ देखा और बोला कि नहीं। दिशा गुस्से में शुभ की तरफ देख रही थी। इतने में ही अवनी ने चिल्लाते हुए कहा कि पापा, ये आपका भाई मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, देखो आप इसे। सबने नील की तरफ देखा तो नील भी सेब खा रहा था। शुभ ने हैरानी से एक बार नील की तरफ देखा जिसने अभी बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया था और फिर एक बार दिशा को देखा। दिशा धीरे से बोलती है कि यही तो मैं कह रही थी, तुम्हारे गंजे पापा मुझे ठीक नहीं लग रहे। नील ने अवनी की तरफ देखकर कहा कि मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ और तुमने मेरे पाँव भी नहीं छुए। अवनी गुस्से में नील की तरफ देख रही थी जैसे आंखों ही आंखों में उसे खा जाएगी। बेशक से आप चाचा हैं लेकिन हैं तो बहुत ज्यादा बदतमीज। अवनी भी किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती है। इतना कहकर अवनी भी गुस्से में अंदर की तरफ चली गई थी तो संध्या ने हैरानी से संजय की तरफ देखा जैसे पूछना चाहती हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। संजय बोलता है कि चलो अंदर बताता हूँ। इतना कहकर वो संध्या को लेकर वहां से चला गया था और फिर उसके जाते ही दिशा ने भी गुस्से भरी नजरों से गंजे की तरफ देखा तो गंजे ने भी अपने हाथों में पकड़ा हुआ सेब दिशा की ओर बढ़ाते हुए कहा कि लो तुम खाओगी बेटा। दिशा ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सीधा गुस्से से अंदर चली गई। उसके जाते ही शुभ बोलता है कि क्यों बात का बखंडर बना रहे हो भाई, इतनी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नील बोलता है कि कोई मेहनत बर्बाद नहीं होगी। इतना कहकर नील ने भी शुभ के हाथों में झूठा सेब थमाया और फिर अंदर जाता हुआ बोलता है कि अरे तुम लोगों के चक्कर में मेरी अवनी नाराज हो गई है। नील और शुभ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और फिर वो भी अंदर आकर बैठ गए थे और जैसे ही बैठे वैसे ही उन्हें संध्या के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। दोनों ही समझ गए थे कि उनके पापा ने उनकी माँ को सब कुछ बता दिया है। थोड़ी ही देर में संध्या हंसते हुए बाहर आती है और उसने शुभ की तरफ देखा तो शुभ थोड़ा सा शर्मा गया था। संध्या ने शुभ के गाल पर हल्का सा चांटा मारकर कहा कि तू नहीं सुधरने वाला, कभी नहीं सुधरेगा तू। जब उसे पता चलेगा ना तो वो तुझे छोड़कर चली जाएगी, समझा तू। ये सुनते ही शुभ ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोला कि माँ प्लीज़, पता मत लगने देना, प्लीज़ प्लीज़ माँ बचा
डालो ना। संध्या बोलती है कि झूठ ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है बेटा। इतना कहकर वो हंसते हुए किचन में चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ अवनी भी अपने कमरे में थी। अपने लैपटॉप को खोला हुआ था उसने और तभी कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसने नज़र उठाकर देखा और कहा कि नील, लेकिन सामने गंजे खड़ा हुआ था। ये देखकर अवनी हैरान हो गई थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने अगले ही पल पास रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाया और फिर गंजे की तरफ दिखाते हुए बोली कि अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर गए नहीं ना तो फिर सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा। शर्म नहीं आती है इतनी उम्र में ये सब कुछ करते हुए, बदतमीज कहीं के। नील ने भी दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अवनी ने भी फ्लावर पॉट नील की तरफ फेंका और नील ने भी उसे कैच कर लिया और फिर अवनी की तरफ एक कदम आगे बढ़ता हुआ बोलता है कि अवनी, किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा यार, किसी को भी नहीं। तुम बस थोड़ी देर शांत हो जाओ, थोड़ी सी मेरी प्यास बुझा दोगी ना तो फिर आफत नहीं आ जाएगी। अवनी भी लगभग गुस्से से दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर पापा को पता चल गया ना कि उनके सो कॉल्ड ठरकी भाई ने उनकी बहू पर नज़र डाली है तो ना यकीन मानो 2 घंटे के अंदर तुम्हारा जनाजा उठ जाएगा यहाँ से, समझे तुम। नील ने एक और कदम अवनी की तरफ और बढ़ाया और बोला कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा अवनी, और ना ही भाई मुझे घर से बाहर निकालेंगे। आखिर मैं 20 साल बाद जो वापस आया हूँ उनके घर में, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, ना ही मेरी बात को टालेंगे। इनफैक्ट कहीं ना कहीं उन्हें ये लगेगा कि तुमने मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। अवनी बहुत ही ज़्यादा हैरानी से गंजे का कॉन्फिडेंट देख रही थी। वो गुस्से से बोलती है कि तुमने मेरे पति को देखा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। उसने एक पंच भी मार दिया ना तुम्हें तो यकीन मानो हर हड्डी एक साथ ही टूटेगी तुम्हारी। गोबर जैसी शकल है तुम्हारी, मैं तुम्हें अपनी तरफ खींचूंगी, शर्म नहीं आती है तुम्हें। नील ने एक और कदम अवनी की ओर बढ़ाया और फिर बोला कि लेकिन तुम ये बात प्रूफ कैसे करोगी कि तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश नहीं करी थी, क्या पता है तुम्हें। अवनी ने भी लैपटॉप उठाया और गंजे को मारने के लिए आगे बढ़ी। गंजे ने भी अवनी का लैपटॉप वहीं पर पकड़ लिया और फिर उसे छीन कर एक तरफ सोफे पर फेंक दिया। अवनी ने भी गंजे को मारने के लिए अपने हाथों को उठाया तो नील ने भी अवनी का हाथ वहीं पर पकड़ लिया था और फिर उसकी हथेली को बहुत ही प्यार से चूम लिया। अवनी ने भी अपना घुटना बैंड किया और ताकि वो नील को जोर से मार सके, लेकिन नील ने अवनी का घुटना एक ही हाथ से पकड़ लिया था और अगले ही पल अवनी के गाल पर बहुत ही प्यार से किस करके बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हो। अवनी की आंखों तो लगभग एकदम से खून उतर आया था। वो जोर से चिल्लाती है कि पापा। वो एक और बार चिल्लाती उससे पहले ही नील ने अवनी के मुंह पर जल्दी से अपने हाथों को रख लिया और फिर अवनी ने भी नील के हाथ पर जोर से काट लिया और फिर अगले ही पल खींचकर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया और फिर उसके बाल को पकड़कर हिलाते हुए गुस्से से बोलती है कि मुझे क्या तुमने कमज़ोर समझ रखा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। अभी तुम्हें मारती हूँ, तुम जानते नहीं ओबरॉय खानदान की बेटी हूँ मैं और प्रताप खानदान की बहू, समझे तुम। इतना कहकर उसने भी नील की बाजू पकड़कर लगभग कमरे में एकदम से घुमा दिया और फिर नील जो कि सीधा बेड पर जाकर गिर जाता है। अवनी ने एक फ्लावर पॉट उठाया और जैसे ही नील को मारने को हुई वैसे ही नील ने हाथ जोड़कर कहा कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो प्लीज़ अवनी, मैं हूँ नील। इतना कहकर उसने भी अब जल्दी से अपनी सफ़ेद सी दाढ़ी को हटाया और फिर गमछा भी उतार दिया। अवनी हैरानी से नील की तरफ देख रही थी। वो एकदम से हकलाते हुए बोलती है कि तुम ये गेटअप में क्यों घूम रहे हो। नील बोलता है कि यार मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक क्या कर दिया, तुम तो मुझे मारने पर ही एकदम से उतारू हो गई, तुम ना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। अवनी ने भी फ्लावर पॉट साइड में रखा और बोली कि पहले ये बताओ कि तुम ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ क्यों किया है तुमने, और दूसरी बात कोई अजनबी आकर मेरे साथ बदतमीजी करेगा, मनमानी करेगा, मेरा सेब छीन कर खा जाएगा तो फिर क्या मैं उसकी आरती उतारूंगी, मैं उसकी पूजा करूंगी बैठकर। नील ने भी अवनी की बाजू पकड़ी और फिर उसे अपने ऊपर खींच लिया और फिर बोलता है कि वो सब कुछ तो बाद में बताऊंगा। रेड कलर ना तुम पर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, रेड कलर में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो। इतना कहकर उसने भी अपना चेहरा अवनी की गर्दन में बहुत ही प्यार से छुपा लिया और अवनी के चेहरे पर तो मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने भी नील को थोड़ा सा खुद से दूर किया और फिर उसकी आंखों में देखकर बोलती है कि पहले ये बताओ कि ये सब कुछ क्या है नील। उसके बाद नील ने भी अवनी को सारी बातों को बता दिया था कि आखिर ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ है। अवनी भी नील के बराबर में लेटी हुई थी और फिर उसका भी संध्या जैसा ही हाल हो गया था, वो भी हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। बोलता है कि देखा मेरे भाई को सब्जी वाला बना दिया है, और तो और हम तीनों ही सब्जी बेच भी रहे थे, कितने ही लोग हमसे बहुत ही अच्छे से रेट पूछने के लिए आए थे और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारे उस शरारती देवर की वजह से। उसे बहुत ही ज्यादा समझाया है कि झूठ के ऊपर प्यार के घर नहीं बनाया जाता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मानता है। जिस दिन वो घर से बाहर निकाला जाएगा ना तब उसे समझ आएगी। अब हमारे केस में ही देख लो कितनी गड़बड़ हो गई थी ना, वो तो मैं समझदार था इसीलिए सब कुछ ठीक
ठीक हो गया। अवनी बोलती है तो शुभ भी बहुत ज़्यादा समझदार है, वो भी सब कुछ ठीक कर लेगा। नील बोलता है कि मैं जानता हूँ कि कितना ज़्यादा समझदार है वो। अवनी बोलती है कि मैं सच कह रही हूँ, जितना शरारती है ना उससे कहीं ज़्यादा समझदार भी है हमारा शुभ। आप शायद शुभ को अभी नोटिस नहीं करते हो, लेकिन मैं करती हूँ। नील ने एक ऐब्रो चढ़ाकर कहा कि अच्छा, तो तुम अपने पति को नोटिस नहीं करती हो, अपने देवर को नोटिस करती हो। अवनी ने भी नील के सीने पर जोर से एक पंच मारा और बोलती है कि कहीं की बात कहीं लेकर मत जाओ, समझे तुम। शुभ भी थोड़ा सा शरारती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा समझदार भी। देख लेना, उसकी और दिशा की बहुत ही अच्छी लाइफ चलेगी। नील ने भी अपनी पर अपनी पकड़ कसते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि हाँ, जैसे मेरी और तुम्हारी चल रही है। अवनी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वो दोनों ही अपनी ही दुनिया में खो गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ शुभ और निहाल भी किचन में अपनी माँ के पीछे खड़े हुए थे। कुछ भी आज हुआ था उसे प्रॉपर विस्तार में अपनी माँ को बता रहे थे, क्योंकि संजय ने तो संध्या को जल्दी जल्दी में सारी बातों को बता दिया था। और सब्जी बेचने वाली बात तो संजय को भी नहीं पता थी कि उन्होंने सोसाइटी में सब्जी भी बेची है। तभी निहाल का फ़ोन रिंग होता है, तो निहाल ने भी फ़ोन रिसीव किया तो सामने से शोभित की आवाज़ आती है कि अरे यार सालो, मैं कब से पंडाल में बैठा हुआ हूँ और तुम कहाँ पर हो, अभी तक आए क्यों नहीं, तुम लोग कब आओगे। निहाल बोलता है कि बस आधे घंटे में ही पहुँच रहे हैं। निहाल ने भी शुभ की तरफ देखा तो शुभ बोलता है कि हाँ हाँ यार चलो चलते हैं। दोनों ही अब बाहर की तरफ जाने लगते हैं तो संध्या बोलती है कि पागल मत बनो तुम तीनों, समझे तुम। ये क्या अजीब अजीब सी जिद लगा रखी है तुम तीनों ने, क्यों गीतांजलि की ज़िंदगी में तूफान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छी खासी है वो अपनी ज़िंदगी में, जो आराम से जी रही, उसे जीने क्यों नहीं देते हो। इस बार शुभ ने भी पलट कर अपनी माँ की तरफ देखा और फिर संध्या बोलती है कि कुछ लहरें शांत रहे तो ही अच्छा होता है, अगर वो किनारे पर आ गई ना तो सब कुछ बहा कर ले जाएंगी। शुभ बोलता है कि इस बार कुछ भी बहा कर नहीं लेकर जाएंगी माँ। माँ मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, यकीन मानिए मेरा, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन मैं अजीत अंकल को अब अकेला नहीं देख सकता हूँ। निहाल बोलता है कि माँ एक और बात कहूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी वो जो सेटिंग है ना, जो इसी घर में आपका पति बनकर रह रहा है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो आपकी सेटिंग है। तो ना आप अपनी सेटिंग की हर बात को मत माना करो, उनकी बातों में मत आया करो आप, जो उनकी हर बात में आ जाती हो। संध्या भी आगे बढ़कर निहाल की तरफ हैरानी से देख रही थी। निहाल बोलता है कि ऐसे मत देखो माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो आदमी जो आपके साथ रहता है ना, मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब से वो आपका पति बना है ना, तब से तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संध्या तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से निहाल की तरफ घूरे जा रही थी। वो निहाल की तरफ एक कदम आगे बढ़ती है तो निहाल भी हंसकर दो कदम पीछे हट गया था और फिर बोलता है कि अरे माँ टेंशन मत लो आप, हम सब कुछ संभाल लेंगे। बस उस आदमी की बात में मत आया करो आप, उसकी बात बिल्कुल भी मत मानना, जो आपके साथ इस घर में आपके पति बनकर रह रहा है। इतना कहकर निहाल भी शुभ की बाजू को पकड़ता है और दोनों ही भाई हंसते हुए वहां से चले गए थे। उसके जाते ही संध्या जैसे ही पलटती है, उसकी नज़र सीढ़ियों पर गई जहाँ पर संजय संध्या की तरफ ही घूर कर देख रहा था। संध्या के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर संजय बोलता है कि बता देती कि मैं तुम्हारी सेटिंग नहीं हो, तुम मेरी सेटिंग हो। संध्या तो किचन में जाते हुए बोलती है कि वो तो है ही बच्चे, आप भी ना उनके साथ बच्चे ही बन जाते हो। तो वहीं थोड़ी ही देर बाद दूसरी तरफ निहाल ने भी बाइक गीतांजलि की कथा के पंडाल के बाहर आकर रोकी थी। वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन दोनों ही भाई जैसे तैसे भीड़ को हटाते हुए शोभित के पास जाकर बैठ गए थे। तीनों ही बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड होकर बैठे हुए थे। शोभित तो बहुत ही ध्यान से गीतांजलि की कथा को सुन रहा था। तभी एक आदमी ने माइक लिया और फिर गीतांजलि की तरफ देखते हुए बात करते हुए बोलता है कि माता जी, मैं सिगरेट बहुत ही ज़्यादा पीता हूँ, आदत नहीं छूट रही है मेरी सिगरेट पीने की, क्या करूँ मैं। गीतांजलि भी उस आदमी की तरफ देखकर बोलती है कि सिगरेट पीना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, तुम जानते हो इससे बहुत ही ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी दोनों ही इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जब भी तुम सिगरेट पीने से अच्छा है ना, तुम एक बार अपने बच्चों के बारे में सोच लिया करो, तुम्हें कभी भी सिगरेट पीने का मन तक नहीं करेगा। तीनों ही दोस्त पांडाल में बैठे हुए थे और तीनों ही बहुत ही ध्यान से गीतांजलि का समारोह देख रहे थे। गीतांजलि बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब दे रही थी और बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही थी, बहुत सारे लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी कर रही थी। और आखिरकार शोभित ने भी शुभ की तरफ देखा और कहा कि यार शुभ, तू भी ना कुछ पूछना माँ से,
शुभ बोलता है कि यार क्या पूछूं मैं। तो निहाल ने कहा कि कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बस एक बार मगर पूछ तो ले। आखिरकार शुभ भी खड़ा हो गया और फिर एक आदमी ने उसे माइक दे दिया। शुभ को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे उसने भी अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया और फिर उससे ज़्यादा तो शोभित और निहाल अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। निहाल ने तो थोड़ा सा हंसते हंसते अपना चेहरा शोभित के सीने में छुपा लिया था और फिर शोभित भी खुद को जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। तो शुभ ने भी जल्दी से एक ही झटके में उस आदमी से माइक लिया हुआ था और फिर उसने भी एक नज़र नीचे देखा, जहाँ पर वो दोनों ही दोस्त उसके बहुत ही ज़्यादा हंसी को दबाने की कोशिश कर रहे थे। शुभ ने भी निहाल के पैर पर जोर से अपनी लात मारते हुए कहा कि अरे सवाल पूछने देगा कि नहीं पूछने देगा, इतना ज़्यादा हंस क्यों रहा है। तो फिर उसने भी गीतांजलि की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि आंटी देख लो, ये लोग कितना ज़्यादा हंस रहे हैं। शुभ के मुंह से आंटी सुनकर गीतांजलि को हंसी तो आ गई थी, लेकिन उसने भी खुद को नियंत्रित कर लिया था और बोली कि बेटा क्यों अपने दोस्त का मजाक बना रहे हो आप लोग। फिर उसने शुभ की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा कि आप पूछो, आपको क्या पूछना है बेटा। शुभ बोलता है कि आंटी मेरा ना पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा ढीला हूँ पढ़ाई में। मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठता हूँ ना तो मुझे नींद आने लगती है। बहुत मुश्किल से 33% लेकर आया हूँ, उसमें भी पापा मुझे पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। आप बताइए ना कि मैं क्या करूँ। गीतांजलि बोलती है कि बेटा नींद इसीलिए आती होगी क्योंकि तुम रात को बहुत ज़्यादा रोटी खाते होगे, इसीलिए रोटी खाने से बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, अन्न में नशा होता है, इसी वजह से आपको नींद जल्दी आती होगी। तुम पहले तो खाना कम खाया करो, एक रोटी खाना कम कर दो, ओके, उसके बाद पढ़ाई किया करो, नींद नहीं आएगी तुम्हें। शुभ बोलता है कि तो रोटी की जगह पूरी खा लूँ क्या। गीतांजलि को भी अब बहुत ज़्यादा हंसी आ गई थी और वो बोलती है कि अरे मेरे कहने का मतलब है कि पेट भरकर खाना नहीं खाना है, थोड़ा बहुत भूखे रहना चाहिए तुम्हें, उसमें तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगेगा। शुभ बोलता है कि तो ठीक है, मैं भी अब समझ गया हूँ, मैं आपसे एक पर्सनल बात पूछ सकता हूँ क्या। गीतांजलि बोलती है कि हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो बेटा। शुभ बोलता है कि आप सही सही जवाब दोगी क्या। गीतांजलि ने कहा कि हाँ सही सही जवाब दूंगी, पूछो अब क्या पूछना है। शुभ बोलता है कि पहले तो आंटी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और दूसरी बात आप शादी कब करोगी। ये सुनकर तो सब हैरानी से शुभ की तरफ देखने लगे थे। पंडाल में तो अब एकदम से सन्नाटा पसर गया था। शुभ ने भी माइक अपने आगे से हटाया और फिर धीरे से कहा कि यार ये सब मुझे ऐसे घूर घूर कर देख क्यों रहे, ऐसा क्या कह दिया है मैंने, कहीं हम पिटने वाले तो नहीं है ना जो इतना ज़्यादा घूर रहे हैं ये लोग। इतने में ही एक आदमी आया और उसने शुभ के हाथ से माइक छीन लिया और एक औरत को दे दिया और उस औरत ने भी अपने सवालों को पूछा। गीतांजलि उस औरत के सवालों का जवाब तो दे रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार शुभ पर ही ठहरी हुई थी। आज तक उससे किसी ने भी ऐसा सवाल नहीं पूछा था जैसा कि आज शुभ ने सबके सामने उससे पूछा था। निहाल ने भी शुभ का हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचकर बैठा लिया और शुभ बोलता है कि यार मैंने कुछ गलत पूछ लिया है क्या। शोभित ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि अबे सीधा सीधा शादी के बारे में क्यों पूछ लिया तूने, अब पता नहीं क्या होगा। तो वहीं शुभ और शोभित की ये हरकत अजीत लाइव टीवी पर भी देख रहा था और उसके चेहरे पर तो मिले जुले भाव थे। उसने आज तक गीतांजलि की एक भी कथा को मिस नहीं किया था। वो जब भी गीतांजलि की कथा होती थी अपनी छुट्टी लेकर बैठता था। उसके पास एक टीवी भी था जिसके माध्यम से वो अपनी गीतांजलि को कई घंटे तक देख सकता था। धीरे धीरे कथा खत्म हो गई थी, लोग भी अपने घर जाने लगे थे। शुभ, निहाल और शोभित भी अपनी गाड़ी के पास आ गए थे और फिर शोभित भी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी एक बॉडीगार्ड उनके पास आ गया और फिर शुभ की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हें गीतांजलि माँ बुला रही हैं, चलो मेरे साथ। शुभ के चेहरे पर तो न जाने क्यों बहुत ही बड़ी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी हल्का सा झुककर शोभित के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि लगे हाथ अंकल की शादी भी फिक्स कर देता हूँ, तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या। शोभित ने भी धीरे से कहा कि पैसे मतलब पैसों का क्या करना है तुझे। निहाल भी उनकी खुसुर फुसुर में शामिल हो गया था और बोला कि अरे पैसे देकर ही तो लड़की को पक्का किया जाता है ना, तूने देखा नहीं है टीवी में कैसे फल फ्रूट ज्वेलरी और कपड़े और सब चीज़ देकर लड़की का रिश्ता पक्का होता है। जब हमारे पास पैसे नहीं है, इतना सारा सामान नहीं है, तो फिर हम तो सीधा सीधा आंटी को कुछ पैसे ही दे देंगे ना और रिश्ता पक्का कर देंगे। तू देख तेरे पास कितने पैसे हैं। इतना कहकर निहाल ने भी अपनी जेब टटोली और फिर उसे तो 500 के 2 नोट मिल गए थे। शुभ ने भी अपनी जेब टटोली तो उसमें से एक 500 का
नोट उसे मिल गया था और शोभित उसने भी अपनी जेब टटोली तो उसे मुश्किल से 300 रुपए मिले थे। शुभ ने भी गुस्से से सब पैसों को मिलाया और काउंट किया और फिर शुभ ने शोभित की तरफ गुस्से से दांत पीसते हुए देखकर कहा कि अबे साले, अब अपने बाप की शादी करने के लिए जा रहा है और पैसे कितने हैं तेरे पास? 300। बेवकूफ़ आदमी, पैसे ज़्यादा नहीं रख सकता था क्या अपने पास? क्या इतने से पैसों में आंटी को अपने घर लेकर जाएगा क्या? ढूंढो और पैसे मिलेंगे, ढूंढ जल्दी से। फिर तो उन लोगों की जेब से 10-10 रुपए भी निकलने लगे थे और फिर आखिरकार उन सब ने मिलाकर 2100 रुपए इकट्ठे कर लिए थे और फिर शुभ ने वो सारे पैसे निहाल के हाथ पे रखते हुए कहा कि जब आंटी मिलेंगी ना तो फिर ही अपने हाथों से दे देना, ओके? क्योंकि हम तीनों में तू ही सबसे बड़ा है ना, इसीलिए। निहाल बोलता है कि अरे मैं तो तुझसे मुश्किल से 1 मिनट भी बड़ा नहीं हूँगा, समझा? तू मेरे बराबर का है। शुभ बोलता है कि लेकिन तू तो बड़ा ही है ना, चल चल अब जल्दी से चलते हैं। इतना कहकर उसने भी बॉडीगार्ड की तरफ देखा और बोला कि पक्का हमें बुलाया है ना गीतांजलि आंटी ने? बॉडीगार्ड ने कहा कि हाँ तुम्हें ही बुलाया है। तीनों ही बॉडीगार्ड के पीछे पीछे चले गए थे और फिर अगले 1 घंटे में वो तीनों ही गीतांजलि के कमरे में मौजूद थे और गीतांजलि हाथ बांधकर तीनों की तरफ देख रही थी। गीतांजलि भी अनजान नहीं थी, वो जानती थी कि शोभित अजीत की स्वर्गीय भाई का बेटा है, लेकिन वो शुभ और निहाल को नहीं जानती थी। गीतांजलि ने भी शुभ की तरफ देखा और कहा कि तुम कौन हो? शुभ बोलता है कि मैं शुभ प्रताप सिंह, संजय प्रताप सिंह का बेटा, दिग्विजय प्रताप सिंह का पोता। गीतांजलि शुभ और निहाल की नहीं जानती थी, ना ही वो उसे पहचान पाई थी और ना ही उसने कभी अजीत के मुंह से संजय का जिक्र तक सुना था। उसने भी शुभ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और फिर शोभित की तरफ देखकर बोलती है कि तुम अजीत सचादेवा के बेटे हो ना? शोभित बोलता है कि नहीं, मैं उनका बेटा नहीं हूँ, मैं उनके बड़े भाई का बेटा हूँ। गीतांजलि बोलती है लेकिन तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें अपना बेटा समझकर ही पाला है ना? तो फिर शोभित ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि जी हाँ। शोभित ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए उसे जवाब दिया और फिर अगले ही पल बोलता है कि लेकिन 1 मिनट, आप अजीत अंकल को कैसे जानती हो? ये सारी बातें निहाल ने गीतांजलि को बातों में फंसाने के लिए कही थी। तो गीतांजलि बोलती है कि मैं एक स्वादवी हूँ और फिर इस शहर में आती जाती रहती हूँ, इस शहर के बड़े बड़े लोगों को अच्छे से जानती हूँ मैं। अगले ही पल गीतांजलि ने शुभ की तरफ देखा और कहा कि तुमने मुझसे वो अजीब सा सवाल क्यों पूछा था पंडाल में? शुभ भी अब गीतांजलि की तरफ देखता है और फिर हल्के से शर्मा कर मुस्कुरा कर बोलता है कि अरे आप तो बुरा मान गई हो लगता है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था आपसे, क्योंकि आप ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और मेरे अंकल है ना वो अभी अनमैरिड है, तो मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं आपका और मेरे अंकल का रिश्ता पक्का कर दूं। इतना कहकर उसने भी जल्दी से निहाल की तरफ देखा तो निहाल भी झट से अब 2100 रुपये निकालता है और बोलता है कि आंटी अभी हमारे पास ना इतने से ही पैसे हैं, आप बस रिश्ता को पक्का कर लो, उसके बाद हम बहुत सारा सामान लेकर आएंगे, जो जो भी होता होगा ना, कपड़े गहने फल फ्रूट, और मैं अपने मम्मी पापा को भी लेकर आऊँगा, दादा दादी को भी लेकर आऊँगा, मतलब एक छोटा सा फंक्शन रख लेंगे। शोभित ने तो अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली थी और फिर उसके दोस्त सच में बहुत ही ज़्यादा फास्ट थे। उसे तो अब बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी कि कहीं गीतांजलि उन तीनों को ही डांट कर धक्के मारकर यहाँ से निकाल ना दे। और जैसे ही शोभित ने ये सोचा था वैसे ही हुआ था। गीतांजलि गुस्से में बोलती है कि मैंने तुम तीनों को यहाँ पर बुलाया था ना, ताकि तुम तीनों को क्या प्रॉब्लम है वो सुनकर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, क्योंकि आजकल यूथ ना गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन तुम तीनों तो मुझे ही गलत रास्ते पर लेकर जाने के लिए तुले हुए हो। जो भी है तुम्हारे वो अंकल वंकल, उनके लिए कोई दूसरी लड़की अच्छी सी ढूंढ लो, और आज के बाद मेरे साथ ऐसी बातें की ना तो फिर इनफैक्ट मेरे पंडाल में आकर एक बार बैठे हुए भी दिख गए ना तो फिर पुलिस के हवाले कर दूंगी। निकलो निकलो यहाँ से, तुम तीनों के तीनों, कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो तुम तीनों। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।